हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा NR5G में हम पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी क्या होती है, और NR5G में हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर देखेंगे। एज यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि इन सब चीज़ों की नीड क्या है, कि मतलब हमने एक डिफरेंट किस्म का फ्रेम स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, उसको नंबरिंग क्यों दी है, वगैरह वगैरह। और ऐसे ही हम न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मतलब इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसकी ज़रूरत पहली बार पड़ी है। इससे पहले LT में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं थी, GSM में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं थी। तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ी है तो क्यों पड़ी है। तो आज हम ना उससे पहले एक बेसिक चीज़ से शुरू करेंगे कि मतलब ये सब चीज़ें वैसे आपने पढ़ी होंगी, कॉलेज में भी पढ़ी होंगी इवन, but we'll still start trying to understand how does the frame structure comes into the picture. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि what are we? We are a wireless system. Okay, since we are a wireless system, we work over the air. Our transmissions happen over the air. तो जब हमारे ट्रांसमिशंस होते हैं ओवर द एयर, तो उसमें हमें क्या करना होता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आजकल स्कूलों में पढ़ाई जाती है, कि हम लोग अपने एक सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं कैरियर वेव्स के ऊपर एंड वी सेंड इट ओवर। सो द कैरियर वेव्स जो हैं, दे आर ए वेरी प्रेशियस रिसोर्स। और कैरियर वेव्स कहाँ होती हैं? हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेसिकली, कि हम किस स्पेक्ट्रम में काम कर रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से डिफाइन होता है कि कौन सी वेव किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है। और हर किस्म के फ्रीक्वेंसी की अपनी एक अलग विशेषताएं होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके वो होते हैं। जैसे कि एक स्पेक्ट्रम होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सेट होता है जिसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं, एंड दैट कैन बी यूज टू, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है ऑफ हीट। इस तरह से रेडियो वेव्स होती है, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो लंबा ट्रेवल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब डिफरेंट वेव्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दैट दे हैव टू ऑफर। ओके, तो सबसे पहली चीज, अगर हमें एक वायरलेस सिस्टम सेटअप करना होगा तो क्या चाहिए होगी? हमें चाहिए होगा स्पेक्ट्रम या बैंडविड्थ। ओके, अब सपोज करो, लेट सपोज एक यहाँ पे रिसीवर ट्रांसमीटर बैठा है, एक यहाँ पे रिसीवर बैठा है। ओके, और आपको मिला ये स्पेक्ट्रम, इतना लंबा सा बैंडविड्थ आपको मिल गई। ये हो गया आपका चैनल। ओके, क्या हो गया ये हो गया आपका चैनल। अब इस चैनल पे अगर ट्रांसमीटर रिसीवर को कुछ भेजेगा तो उसको क्या करना होगा? कैरियर वेव्स का सेट है ये, दिस इज अ सेट ऑफ कैरियर वेव्स। ये जो लाइन है यहाँ पे लोएस्ट पे, ये एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये सिग्नल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक सेकंड के टाइम पीरियड में कितनी बार अपने हाइज एंड लोज अचीव करता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4। फॉर एग्जांपल जो यहां बना है, अगर एक सेकंड में इस तरह से करता है, तो ऐसे ही यहां पे कुछ होगी कि कितना करता है। तो ये उसकी हायर फ्रीक्वेंसी, ये नंबर उसकी हायर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक आई सपोज थिंग डिफिकल्ट। अब होता क्या है, सिग्नल जब हम सुपर इम्पोज करते हैं ना, तो हम एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं कर सकते, इसके बीच में तो इनफाइनाइट सी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अगर हम कंटिन्यूअस नंबर की बात करें तो कि 1, 1.2, 1.12, 1.23, 1.24 इनफाइनाइट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट नंबर की भी बात करें, ठीक है, कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, 101, 102, 103, इस तरह की भी बात करें, तो भी उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम नहीं भेज सकते। जब भी हम मॉड्यूलेट करते हैं सिग्नल को, सुपर इम्पोज करते हैं सिग्नल को, इट नीड्स सर्टेन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस ऑफ इटसेल्फ। छोटी सी बैंडविड्थ को खुद को चाहिए टू डांस अराउंड इन इट, कि मतलब वो सुपर इम्पोज कर पाए। ऐसा नहीं है कि किसी एक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे हम कर देंगे, हमको थोड़ा सा छोटा सा बैंडविड्थ चाहिए होता है उसके लिए भी। अब सपोज किसी ने कहा कि भाई चैनल मिल गया है, सिग्नल सुपर इम्पोज करो और भेज डालो। यहां पे हमने सिग्नल सुपर इम्पोज किया और ये पूरा का पूरा स्पेस पकड़ा दिया उस सिग्नल को टू डांस अराउंड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक ट्रांसमीटर जो है एक ही रिसीवर को सिग्नल भेज पाएगा, है ना। हमने कहा ये पूरा चैनल है और इस पूरे चैनल की सारी फ्रीक्वेंसीज यूज करो, सिग्नल को सुपर इम्पोज करो और भेजो, कोई भी स्पेसिफिक किस्म का मॉड्यूलेशन लगाओ और भेज दो। और पूरा का पूरा चैनल अगर हमने यूज कर लिया तो एक ही कनेक्शन बन पा रहा है, ठीक है। इज दिस अ वर्केबल आइडिया? I really hope all of you are saying no, because it's not. It's a stupid idea.
तो और हाउ निक फ्यूरी वुड से इट्स अ स्टूपिड एस आइडिया. सो एनीवेज दिस वोंट वर्क, ये काम नहीं करेगा. तो इसके लिए एक क्या शब्द यूज होता था, एक ग्लॉसरी है जिसको बोलते थे FDMA. नाम सुना होगा, FDMA. FDMA क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कभी किसी समय पर कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा. अगर हमें बहुत सारे रिसीवर्स को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को एक साथ सर्व करना है तो रादर बेटर ये है कि इसको कुछ भागों में विभाजित कर दिया जाए. लेट्स डिवाइड इट इन सम पार्ट्स एंड देन. अब देखो कितना सुंदर सा बन गया. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्पेस चाहिए. तो हमने एक स्पेस ये बनाया, एक स्पेस ये बनाया, एक स्पेस ये बनाया एंड सो ऑन. खूब सारे स्पेसेस बना दिए. अब हम ये स्पेसेस जो हैं वो एक एक रिसीवर को कर सकते हैं एलोकेट. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि एक रिसीवर यहां बैठ के हो गया, एक रिसीवर यहां बैठ के हो गया, एक रिसीवर यहां बैठ के हो गया एंड सो ऑन. बहुत सारे रिसीवर्स को अब हम एक साथ पैरेलली सर्व कर पा रहे हैं. Believe it or not, this was the exact way it used to work in GSM. GSM में जो सर्किट स्विच, जो स्पीच कॉल्स होती थी वो ऐसी होती थी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन के तहत फ्रीक्वेंसी को, चैनल फ्रीक्वेंसी को हम, चैनल बैंडविड्थ को हम कुछ भागों में डिवाइड कर देते थे और हर एक पार्ट जो होता था वो एक यूई को डेडिकेटेडली असाइन होता था. ओके. फिर और कोई बुद्धिमान व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि यार ये भी जो है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट एफिशिएंट, मजा नहीं आ रहा. अगर मान लिया हमारे पास सब्सक्राइबर हैं, मान लिया डिवीजन है हमारे पास 10, सब्सक्राइबर हैं 50, तो 40 ना चैनल की तलाश में बैठे ही रहेंगे और उनको वो प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता रहेगा कि इस रूट की सभी लाइन अभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें. तो दैट ऑल्सो टर्न्ड आउट कि दैट वाज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड आइडिया. मतलब बहुत बढ़िया आइडिया वो नहीं है. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक डेडिकेटेड चैनल ना देकर के रिसीवर को टाइम में भी चीजों को डिवाइड कर दें. अच्छा, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ टाइम में भी डिवाइड कर दें और टाइम का छोटा सा चंक बना लें, क्वांटम बना लें और बोलें कि भाई ये इसमें हमने ये पर्टिकुलर टाइम पे हमने यही जो चैनल था ट्रांसमिशन के लिए किसी और रिसीवर को दिया, यहाँ पे किसी और रिसीवर को दे दिया, यहाँ पे किसी और को भी दे सकते हैं, यहाँ पे किसी और को भी दे सकते हैं, यहाँ पे किसी और को भी दे सकते हैं, यहाँ पे किसी और को भी दे सकते हैं. तो इसको उन्होंने कहा, ये मतलब उन्होंने क्या कहा, दिस इज नोन एज TDMA, टाइम डिवीजन और मल्टीपल एक्सेस. टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. अब की बार फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, खुद लिखो. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि अब देखो कि अब नाउ देयर आर सो मेनी, मतलब स्काई इज द लिमिट नाउ. अपने अपने इंप्लीमेंटेशन के बेस पे कोई कितने रिसीवर ले आए, ला सकता है भाई. तो अब बहुत चीजें बदल गई एकदम से. तो आई सपोज इसका रीजन ये सब बताने का ये है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जब हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, जब हमें एक चैनल मिल जाता है एज ए सर्विस प्रोवाइडर, तो हम उसको डिवाइड करने के पीछे क्यों भाग जाते हैं एकदम से कि भाई फ्रीक्वेंसी को ऐसे 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 डिवाइड करो और क्या कहते हैं टाइम को ऐसे ऐसे डिवाइड करो. दिस इज वन पर्पस, दिस इज वन पर्पस दैट इट सर्व्स. और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं जो कि हम 5G के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ के देखेंगे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं. फॉर नाउ you can see कि we apply not just FDMA but also TDMA. और जब हमें कोई चैनल मिलता है तो हम उसको टाइम डिवीजन भी करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन भी करते हैं. देन वी मूव फॉरवर्ड while deploying because there is only one base station but there are multiple receivers, multiple UEs attached to same base station. Okay. सो अब थोड़ा सा ये तो हो गया, मतलब थोड़ा सा जेनेरिक स्टफ हो गया ये.
अब हम थोड़ा सा चलेंगे 5G स्पेसिफिक। 5G में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? न्यूमरोलॉजी। इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो डिवीजन भी होंगे ना टाइम और फ्रीक्वेंसी में, वो कोई सिंगल डिवीजन नहीं होगा। जैसे अभी तो आपको एक यूज केस दिखाई दिया कि टाइम पे डिवीजन करके एक क्वांटम किसी को यूवी को पकड़ा दो अलोकेशन के लिए, बेसिकली अलोकेट। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिवीजन को ड्राइव करती हैं। तो टाइम में एक किस्म का डिवीजन नहीं होगा। जैसे कि 5G में आप तीन चीजें सुनोगे यूजुअली, सिंबल, स्लॉट और फ्रेम। ये तीनों टाइम के डिविजन्स हैं, लेकिन तीनों के होने की वजह अलग अलग है, तीनों के होने का कारण अलग अलग है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में भी आप सुनोगे कि सब कैरियर स्पेसिंग के नाम पे चीज सुनोगे, और एक सुनोगे रिसोर्स ब्लॉक के नाम पे, वो भी फ्रीक्वेंसी के एंड पे एक डिवीजन है। बैंडविड्थ पार्ट भी फ्रीक्वेंसी में एक किस्म का डिवीजन है, जिसका हम वीडियो पहले देख चुके हैं, तो उसकी तो आपको नीड, उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है ऑलरेडी। तो मल्टीपल चीजें हैं जो मल्टीपल किस्म के डिविजन्स को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ड्राइव करते हैं। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं LTE पे। ऑल्दो 5G है बट इट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर। तो LTE पे जब हमें एक चैनल मिल जाता था, LTE में जब हमें एक चैनल मिल जाता था तो हम उसको टाइम में डिवाइड करते थे, जिसकी मैं अभी बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा, और फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करते थे। तो जो फ्रीक्वेंसी में डिवीजन होता था ना, मल्टीपल किस्म का डिवीजन, अब एक पर्टिकुलर डिवीजन की बात करते हैं, सब कैरियर का डिवीजन। वो डिवीजन पैरेलल स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है डेटा की बेसिकली। तो जो सब कैरियर का डिवीजन होता था कि यहाँ पे डेटा सुपर इम्पोज हो रहा है सिंबल पे, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, एंड सो ऑन। ये एक ही वो प्रोवाइड करता था 15 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ। बड़ी बैंड चैनल की जितनी भी हो, जो सब कैरियर की बैंडविड्थ थी वो होती 15 किलोहर्ट्ज। ये सब कैरियर की फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी। बहुत से लोगों को ये गड़बड़ होती है कि सब कैरियर फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज। नो, सब कैरियर फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज नहीं होती थी। सब कैरियर जो है उसका बैंडविड्थ 15 किलोहर्ट्ज होता था। अगर मान लिया कुछ नंबर है, x मेगाहर्ट्ज से चैनल शुरू हो रहा है ये, और ये 20 मेगाहर्ट्ज का अगर चैनल है, तो यहाँ तक x + 20 मेगाहर्ट्ज का ये नंबर होगा, x मेगाहर्ट्ज का ये नंबर होगा। तो ये जो होगा ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी x, और ये होगी x + 15 किलोहर्ट्ज। तो ये जो डिस्टेंस होता था, दिस विल प्रोवाइड ट्रांसमीटर अ स्पेस टू डांस अराउंड व्हाइल मॉड्यूलेटिंग द सिंबल। तो ये केवल 15 हर्ट्ज का होता था LTE में। अभी क्या है, अभी आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी ने पढ़ा लिखा होगा थोड़ा बहुत तो कि न्यूमरोलॉजी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है बहुत ज्यादा 5G में। कैसे करती है? तो न्यूमरोलॉजी जो होती है ना, वो एक नंबर होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक नंबर होता है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है सब कैरियर की जो स्पेसिंग है, जिसके ऊपर हम सिग्नल को सुपर इम्पोज करेंगे, वो चेंज हो जाते हैं, वो 15 किलोहर्ट्ज हो जाते हैं। ये LTE में केवल यही होता था। इसके अलावा 30 और 60, 120 एटसेट्रा एटसेट्रा, 240 एटसेट्रा एटसेट्रा किलोहर्ट्ज ऑफ कोर्स। ठीक है। अब कारण क्या है? तो कारण ये है कि अगर 15 किलोहर्ट्ज है तो बस 15 ही किलोहर्ट्ज है, और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मल्टीपल हैं, तो अगर हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंग लेके आ रहा होगा। तो पॉजिटिव थिंग मैं बताता हूँ क्या है। एक तो है लेटेंसी कम करनी थी हमें। अब कुछ सर्विसेज ऐसी आ रही हैं जो बहुत लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट रखती हैं लाइफ में। जैसे कि अगर आप इस चीज की बात करो, अच्छा मैं आपको एक जैसे चीज बताता हूँ। एक चीज होती है मशीन कम्युनिकेशन, एक होती है मशीन कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। ठीक है, मशीन कम्युनिकेशन हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं। जैसे कि यदि आप अपने टीवी को रिमोट से ऑपरेट करते थे तो मशीन कम्युनिकेशन था, बट दैट वाज नॉट ओवर अ नेटवर्क, दैट वाज अ शॉर्ट टर्म थिंग। लेकिन अभी हम मशीन कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क करना चाहते हैं। वी वांट सेल्फ ड्राइविंग कार्स। लेकिन जो सेल्फ ड्राइविंग उसकी हो रही है, दी
Basically the software behind it that operates it over a network, and that network can be 5G and बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल एक यूज केस देखो, आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, इट सडनली सॉफ्टवेयर जो है वो सेंस करता है कि सामने कुछ है एंड इट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स. सॉफ्टवेयर जब रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है उसके लिए ब्रेक लगाने का ओवर अ नेटवर्क, तो वहां पे हम लोग ये चाहेंगे कि वो जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी पहुंचे, राइट? मतलब रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए. अगर रिस्पॉन्स टाइम फास्ट नहीं है, अगर हमने मान लिया ऐसी रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज्यादा ले गया, तो वो तो फिर वो ऐसा हो गया ना कि लाइक डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वो ड्रिंक सॉफ्टवेयर हो गया, तो सॉफ्टवेयर 2 पैग लगा के बैठा था टाइप, तो वो नहीं होना चाहिए. सिमिलरली अगर कोई सर्जरी परफॉर्म होनी है ओवर द नेटवर्क, 5G का नेटवर्क यूज करके कोई रिमोटली सर्जरी परफॉर्म अगर करना चाहता है, तो इट रिक्वायर्स मोर ग्रैन्युलरिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम. तो लेटेंसी जितनी कम हो उतना अच्छा है. अभी जो ट्रांसमिशन टाइम जो इंटरवल होता था LTE में, वो होता था 1 मिलीसेकेंड. 1 मिलीसेकेंड से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे हो सकता है. तो न्यूमरोलॉजी इस एक चीज को प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं. कोई चाहता है कि देर भले ही लग जाए लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस ज्यादा होनी चाहिए. कोई चाहता है कि यार नहीं, देर नहीं होनी चाहिए, चीजें एकदम से डिप्लॉय होनी चाहिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं. तो कोई सर्विस ऐसी है जो स्पीड ज्यादा चाहती है, लेटेंसी कम होनी चाहिए. कोई सर्विस ऐसी जो फॉल्ट टॉलरेंस ज्यादा चाहती है. तो डिपेंडिंग अपॉन सर्विस QoS वी मे नीड डिफरेंट ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल्स. तो जो μ0 होता है उसका ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल हो जाता है 1 मिलीसेकेंड, लेकिन 1 के साथ ये आधा हो जाता है, 2 के साथ ये और आधा हो जाता है, 3 के साथ ये और आधा हो जाता है, एंड गेस व्हाट 4 के साथ और भी ज्यादा आधा हो जाता है. समथिंग समथिंग कुछ होता है 625 आई थिंक, सपोज सो. तो अगर हमें कोई बहुत ही टाइम सेंसिटिव लो लेटेंसी सर्विस लगानी है तो हम इस तरफ जाएंगे. दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. लेकिन साथ ही साथ यदि हम लेटेंसी कम करना चाहते हैं तो लाइफ में कभी भी ऐसा, तो हम सबकी लेटेंसी क्यों नहीं ऑफ कर देते, सबकी कम कर देते. 1 मिलीसेकेंड रखते ही क्यों है, सारी सर्विसेज फास्ट हो जाएंगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी लाइफ में. देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, हमेशा कोई ना कोई ऑप्टिमाइजेशन जरूर होगा. तो अगर हम बढ़ा सकते तो सभी को बढ़ा देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि जब हम टाइम पे एफिशिएंट होने के लिए जाते हैं ना ये यूज करके, तो हमारी फ्रीक्वेंसी इनएफिशिएंट होने लगती है. और इसको काउंटर करने के लिए, जैसे कि अगर 0.5 1 मिलीसेकेंड ले रहा था, फिर हम आधे पे चले गए, फिर हम आधे पे चले गए, फिर ऐसे, उस केस में फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी पड़ती है. इसकी 15 किलोहर्ट्ज थी, इसकी हमें करनी पड़ गई 30 किलोहर्ट्ज, डबल. तो जैसे जैसे टाइम आधा होता है फ्रीक्वेंसी डबल करनी पड़ती है. तो अब फ्रीक्वेंसी का यूजेज कम हो गया, राइट? पहले एक ही सिंबल को ले जाने के लिए 15 किलोहर्ट्ज लग रहे थे, अब एक ही सिंबल को ले जाने के लिए 30 किलोहर्ट्ज लग रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि अंधे होकर हम सीधे न्यूमरोलॉजी को 4 पे ले जाएंगे और बोलेंगे हमने सबकी लेटेंसी घटा दी, हमसे बढ़िया नेटवर्क कोई नहीं आज. पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एज आई सेड क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट्स. ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर इसमें भी मान लिया हमारे पास 20 मेगाहर्ट्ज का चैनल है, इसमें 20 मेगाहर्ट्ज का चैनल है, तो इसमें हमारे पास ज्यादा सब कैरियर्स होंगे, ज्यादा रिसोर्स ब्लॉक्स होंगे, तो हम ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे. इसमें कम कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे, कम कर पाएंगे. तो इससे एक चीज क्या निकल के आती है सामने, कि जब लेटेंसी कम होती है, यानी कि म्यू जब बढ़ता है, तो स्लॉट की तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है. 15 30 60 120 240. ओके, तो ऐसा होता है. एक और यूज केस चलो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जहां पे ये कॉन्सेप्ट काम आता है. जैसा कि हमने कहा कि न्यूमरोलॉजी जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो एक और फ्लेक्सिबिलिटी का केस बताते हैं. जैसे डॉपलर शिफ्ट एक चीज होती है, ठीक है, जो हमारे ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा शत्रु हो जाता है कभी कभी. डॉपलर शिफ्ट कहां ज्यादा होता है?
डॉपलर शिफ्ट कहाँ ज्यादा हो जाता है? डॉपलर शिफ्ट दो केसेस में बहुत हैवी होता है। एक तो हाई स्पीड मोबिलिटी में, एयरप्लेन में अगर आप हैं, या हाई स्पीड ट्रेन या whatever मल्टीपल थिंग्स। और दूसरा हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी। अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई है, जैसा कि आपको पता भी होगा कि हम 3 गीगाहर्ट्ज के चैनल्स तक पे भी जा रहे हैं, उससे ऊपर भी जा रहे हैं इन 5G, तो फ्रीक्वेंसीज बहुत तेज होती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसी की स्पीड जो हम यूज कर रहे हैं एनवायरमेंट में। तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज पे और हाई स्पीड के केसेस में, मोबिलिटी के केसेस में डॉपलर शिफ्ट बहुत ज्यादा होता है। और डॉपलर शिफ्ट को काउंटर करने का एक बहुत अच्छा तरीका यही होता है कि हम कैरियर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ज्यादा रखें। तो अगर इस तरह से देखा जाए, तो अगर केवल एलटी वाला 15 किलोहर्ट्ज वाला रिजिड अगर इंप्लीमेंटेशन होता तो हम ये काम नहीं कर पाते। तो 3 मेगाहर्ट्ज पे जाने के लिए, हम 3 गीगाहर्ट्ज पे जाने के लिए हमको थोड़ा बड़ा सा कैरियर स्पेसिंग लेना पड़ेगा। हेंस अगेन न्यूमरोलॉजी प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो ये तो होगी थ्योरेटिकल चीजें। याद रखने वाली चीज जो है वो ये जरूर याद रखें कि न्यूमरोलॉजी के साथ स्लॉट का ड्यूरेशन घटता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ, सब कैरियर फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ बढ़ता है 15 से 30, 30 से 60 एक्सेट्रा। आई सपोज अब तक तो रट गया होगा सबको। ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम फ्रेम स्ट्रक्चर पर। अब टाइम डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर, तो फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो अगर ये चैनल बैंडविड्थ है तो हम टाइम डोमेन में डिवाइड करते हैं ताकि हम एलोकेशन कर सकें अलग अलग यूजर्स को। तो एक तो फ्रेम को डिवाइड करती है, ड्राइव करती है चीज, वो है एलोकेशन। आई सपोज मैंने लिखा है कि वर्ड है, बट आई सपोज आप समझ गए होंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी हैड बीन डिस्कसिंग प्रीवियसली कि मैं व्हाट आई मीन। सेकेंडली एक जो चीज और डिवाइड करती है ना, वो है पीरियोडिसिटी। कैसे करती है अभी देखेंगे। अच्छा, आप देखिए, एक होती है सिंबल की ड्यूरेशन। सिंबल क्या होता है कि वो सबसे छोटा डेटा जिसको हम इस पे सुपर इम्पोज करने जाएंगे। वो 1 बिट भी हो सकता है, वो 2 बिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मॉड्यूलेशन। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और सिंस वी डू 256 को आम, तो 8 बिट भी हो सकती हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट सिंबल। स्मॉलेस्ट यूनिट बिट नहीं होती, सिंबल होती है जो हम सुपर इम्पोज करने जाएंगे। ओके, तो जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करने जाएंगे, तो टाइम डोमेन में इसका भी एक डिवीजन तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो इसको हमने टाइम डोमेन में बोला सिंबल। अब 30 किलोहर्ट्ज का केस लेके चलूंगा मैं बाय डिफॉल्ट। मेरे साथ ध्यान रखना, 30 किलोहर्ट्ज यानी कि स्लॉट हो गया 0.5 मिली सेकेंड। ठीक है, 0.5 मिली सेकेंड स्लॉट में। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक स्लॉट में हमेशा 14 सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल की ड्यूरेशन कितनी हो गई एक सिंबल की? 0.5 बाय 14 मिली सेकेंड, जो भी डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो ठीक है, तो सिंबल स्मॉलेस्ट टाइम की यूनिट हो गई, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट वही है जिसपे हम काम कर सकते हैं बेसिकली। ओवर दैट जिसपे हम काम करना शुरू करेंगे बेस बेड पे, वो स्मॉलेस्ट यूनिट सिंबल है। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा, तो इस ड्यूरेशन का सिंबल होता है। ठीक है, अब बात यह है कि हमने बात करी थी कि अलोकेशन ड्राइव करना है इस चीज को। ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज रखनी जरूरी है। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अलोकेशन भी सिंबल की टर्म में कर दें कि ये लो सिंबल अलोकेटेड? प्रॉब्लम है,
कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन फिर ये चीज उसमें एक हो जाती है कि हमें एक सिंबल का एलोकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। बार बार हमें सिंबल शेड्यूल करना पड़ेगा यूई के लिए, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो किसी समझदार आदमी ने कहा कि हमें एक लिमिट सी लेनी पड़ेगी कुछ, और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि भाई 150-200 सिंबल एक साथ शेड्यूल कर दिए। तो उसने कहा एक अपर लिमिट भी रखनी पड़ेगी, एक कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो लोगों को रिजिड ना हो भले ही, पर लोगों को थोड़ा आइडिया दे कि इतना इतना एलोकेशन करो एक बार में, सब कुछ ठीक चलेगा, सब मस्त चलेगा। हैंस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लॉट। स्लॉट दो चीजें करता है, ठीक है। तो एक तो आ गया सिंबल, सबको समझ में आ गया होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई है जिस पे हम काम करते हैं डेटा की। एक हो गया स्लॉट। स्लॉट में हमेशा 14 सिंबल्स होते हैं। ये दो चीजें प्रोवाइड करता है। एक तो ये कहता है कि एलोकेशन इसकी टर्म में कर लो, बेसिकली एलोकेशन पे एक अपर लिमिट बना देता है। एलटी में तो रिजिडली कहता था कि इसी के टर्म्स में होंगी, लेकिन इसकी केस में एक अपर लिमिट बना देता है कि 14 स्लॉट से ज्यादा एक बार में मत करो एलोकेट, ठीक है। सेकेंडली ये एक विंडो देता है नेटवर्क को कि शेड्यूलिंग इसी के बेस पे करो, हर स्लॉट में नहीं शेड्यूलिंग करो। कि भाई जैसे ये एक स्लॉट है, मैंने बताया ना हर एक स्लॉट में अलग अलग यूजर्स, अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन भी हो रखा होगा एलोकेशन की टर्म्स में, मान लिया तो यहाँ पे एक यूजर देना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है, ये सारा का सारा एक ही यूजर को देना है, या दो एक को देने हैं, ये तीन एक को, बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं। तो इस चीज की शेड्यूलिंग कि कब क्या किसको कितना देना है वो कहता है हर स्लॉट में करो। तो इस वाले डिवीजन का एक ये भी पर्पस हो गया, ठीक है, जैसे हम पर्पस की बात कर रहे थे। फिर इनको जोड़ करके उसने कहा कि फ्रेम भी बनेगा। उसने कहा एक फ्रेम होगा जो फिक्स्ड होगा 10 मिली सेकेंड का। तो अगर इसकी बात करें 30 किलो हर्ट्ज की 0.5 मिली सेकेंड का स्लॉट है, तो 0 से लेकर के 19 तक इसमें 20 स्लॉट्स हो जाएंगे। हर स्लॉट में सिंबल्स 14 ही है, लेकिन ये 30 है। लेकिन अगर 15 किलो हर्ट्ज होता, 15 किलो हर्ट्ज होता तो 1 मिली सेकेंड का स्लॉट होता, तो स्लॉट 10 होते फिर, क्योंकि ये 10 मिली सेकेंड फिक्स रहेगा और सिंबल हर एक में 14 ही रहते हैं। तो टोटल इस केस में होते हैं 140 सिंबल्स और इस केस में जाते हैं 280 सिंबल्स, क्योंकि सिंबल की ड्यूरेशन छोटी हो गई थी, लेकिन ये 10 मिली सेकेंड का ही रहेगा। तो हमने अब स्लॉट और सिंबल के साथ साथ एक फ्रेम भी रखा। क्यों रखा भाई? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इस पे हम काम करते हैं, इसकी टर्म्स हमने अलोकेट कर दिया, फिर फ्रेम की क्या जरूरत पड़ गई? तो फ्रेम की जरूरत है पीरियोडिसिटी की वजह से। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पीरियोडिकली भेजनी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे कि सिस्टम इंफॉर्मेशन और पेजिंग के लिए अगर शेड्यूल करना है यूई को, या कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें भेजनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी। और वो पीरियोडिसिटी स्लॉट के बेस पे रखना अगेन इज नॉट एफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं भेजनी है, थोड़ा थोड़ा टाइम देके भेजनी है। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट हम फ्रेम का ले आए थे कि भाई ये चीज भेजनी है 10 फ्रेम के बाद भेजेंगे, ये चीज भेजनी है 12 फ्रेम के बाद भेजेंगे। फ्रेम नंबर पकड़ा देते हैं, स्लॉट नंबर पकड़ा देते हैं कि यहाँ पे कहीं पे जाके आएगा, चेक कर लेना। तो ये हो गए टाइम के डिविजन्स। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना भाई, बताएंगे हम। तो सिंबल, स्लॉट और फ्रेम ये हो गए डिविजन्स टाइम में, ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी में डिवीजन क्या होते हैं। एक डिवीजन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, सब कैरियर स्पेसिंग का, जिसपे हम काम करते हैं बेस बैंड पे, लेकिन उसकी टर्म्स में भी अगेन एलोकेशन नहीं कर सकते। जैसे सिंबल की टर्म में एलोकेशन नहीं करते ना, बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, बहुत ज्यादा ओवरहेड आ जाएगा, बार बार हर सिंबल पे जाके अगर हमें शेड्यूल करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, बहुत ओवरहेड आ जाएगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में भी सब कैरियर्स के जो टर्म्स में हम शेड्यूलिंग नहीं करते, बहुत ज्यादा वो आ जाएगा। तो एक जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन में और डिवीजन होता है इन अदर देन सब कैरियर स्पेसिंग, वो क्या होता है? एक तो सब कैरियर स्पेसिंग हो गया, एक होता है रिसोर्स ब्लॉक या फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक। ये क्या होता है? ये होता है 12 सब कैरियर्स, 12 सब कैरियर को इकट्ठा कर लिया, बन गया हमारा क्या? एक रिसोर्स ब्लॉक।
एलटीई में रिसोर्स ब्लॉक टाइम डोमेन में भी मतलब वो रखता था एक डिवीजन कि पीआरबी का मतलब होता था 12 सब कैरियर प्लस 7 सिंबल्स, लेकिन यहाँ पे वो NR5G में हम उस तरीके से यूज नहीं करते। NR5G में हम केवल फ्रीक्वेंसी के बेस पे ही पीआरबी को कंसीडर करते हैं कि पीआरबी इज 12 सब कैरियर्स। जब हम पीआरबी कहते थे एलटी में तो मतलब होता है 12 सब कैरियर्स 7 सिंबल्स, बट यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे केवल होता है 12 सब कैरियर्स नॉट सिंबल्स। तो ये हो गया। तो आई थिंक अब हमें पूरी तरह से ये पता चल गया है कि कितने वो होते हैं, डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे टू समथिंग कॉल्ड रिसोर्स ग्रिड। अब हम पूरी रिसोर्स ग्रिड बनाएंगे, ठीक है जी। रिसोर्स ग्रिड क्या होगी? अब हम बताएंगे पूरी की पूरी रिसोर्स ग्रिड। रिसोर्स ग्रिड कुछ नहीं है, बस एक विजुअलाइजेशन है। ये सारे जो हमने अभी वो पढ़े हैं डिविजन्स, फ्रीक्वेंसी में और टाइम में किस तरह से हमने विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है, कैटेगराइज किया है, तो उन सब चीजों को हमने जो पढ़ा है उसको एक साथ विजुअलाइज करने को ही रिसोर्स ग्रिड बोला जाता है। जैसे कि मान लो ये आपका पूरा चैनल था, ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम है, और इस टाइम को अगर मैं 10 मिली सेकेंड मान लूं, 10 मिली सेकेंड इस टाइम को मैं मान लेता हूं, तो ये टाइम डोमेन में एक फ्रेम हो गया। 10 मिली सेकेंड जो है वो टाइम डोमेन में एक फ्रेम हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के डिवीजन क्या होते हैं? सब कैरियर्स डिवीजन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का एक क्या होता है? ये रिसोर्स ब्लॉक हो गया, ऐसे ये रिसोर्स ब्लॉक हो गया, ऐसे ये रिसोर्स ब्लॉक हो गया, ठीक है, ऐसे ये रिसोर्स ब्लॉक हो गया। ये भी ऐसे खींच सकते हो इस तरीके से, ठीक है। हम अच्छे चित्रकार नहीं है, हम सो सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसमें ये तो पूरा फ्रेम है। अब इसमें मैं 15 किलो हर्ट्ज ले लेता हूं, बनाना आसान रहेगा। तो 1 मिली सेकेंड के 2 3 4 5 6 7 8 और 10, ये होगा स्लॉट। तो इसको अगर ऐसे खींच दिया जाए तो ये बन गए स्लॉट्स। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, आई नो। ठीक है, अगर इसको मैं पूरा बनाने की कोशिश करूं, ये ऐसे, ये आई नो, आई बिलीव यू ऑलरेडी नो, ये सब कैरियर्स हैं। सब कैरियर्स, रिसोर्स ब्लॉक्स, फ्रेम, स्लॉट्स, एक और बचता है, और वो क्या है कि इसके अंदर 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। तो अगर मैं इसको भी खींच दूं ये इस तरीके से, I know I'm a boring teacher. I'm so sorry. ऐसे अगर खींचूं तो ये जो सबसे छोटा वाला जो स्क्वायर बनता है ना, ये वाला, ये जो भी छोटे छोटे स्क्वायर बन रहे हैं, ये हो गया आपका एक सिंबल, ठीक है। ये सिंबल ड्यूरेशन हो गया, और ये सिंबल फ्रीक्वेंसी हो गई। सिंबल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सब कैरियर स्पेसिंग। ये सिंबल ड्यूरेशन हो गई, ये स्लॉट ड्यूरेशन हो गई, ये फ्रेम ड्यूरेशन हो गई, ये सब कैरियर स्पेसिंग हो गई, ये रिसोर्स ब्लॉक हो गया, ये चैनल बैंडविड्थ हो गई। अब ना माइंड में जैसे ये छोटा स्क्वायर बना है, ऐसे इस पूरे को विजुअलाइज जब करोगे आप पूरे को, तो दैट इज रिसोर्स ग्रिड, नथिंग बट रिसोर्स ग्रिड।
यही होती है रिसोर्स ग्रिड, और कुछ नहीं होती, कोई ज़्यादा बड़ी हवा नहीं है। अब उसके अलावा एक चीज़ और होती है, बैंडविड्थ के अंदर एक डिवीजन और होता है 5G में, जिसको बोलते हैं बैंडविड्थ पार्ट। क्योंकि क्या होता है, हर एक यूई में ना इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि पूरी पूरी एक बार में स्कैन कर सके जल्दी जल्दी, तो इसलिए उसको एक ऑपरेटिंग बैंडविड्थ दी जाती है कि मान लिया जैसे इतना ले लो इसमें काम करना, उसको ऑपरेटिंग बैंडविड्थ बोलते हैं, और उसको बैंडविड्थ पार्ट भी बोलते हैं। उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो अगर वो वाला डिवीजन भी पढ़ना है तो आप उसके वीडियो जाके देखो बैंडविड्थ पार्ट के। बट आई सपोज फॉर नाउ दिस इज क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट कि मतलब फिजिकल लेयर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है और कुछ नहीं है। तो एज आई प्रॉमिस्ड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, टुडे वी स्टडीड न्यूमरोलॉजी एंड फ्रेम स्ट्रक्चर इन NR5G। हमने सब कुछ पढ़ा, हमने नीड्स पढ़ी उसकी कि भाई न्यूमरोलॉजी क्या है, कहाँ से आई, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, और वो किस तरह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है 5G में। इसके अलावा हमने फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ा कि फ्रेम जो है उसको ऐसा स्ट्रक्चर सा देने की जरूरत क्या है, टाइम में डिवाइड करने की जरूरत क्या है, फ्रेम में क्यों डिवाइड करना है, स्लॉट में क्यों डिवाइड करना है, सिंबल में क्यों डिवाइड करना है, और ये सब चीजें हमने पढ़ी। फ्रीक्वेंसी में हमने चीजें पढ़ी, क्यों डिवाइड करनी है, कैसे डिवाइड करनी है, और उसके बेस पे हमने एक विजुअलाइजेशन देखा कि पूरी की पूरी रिसोर्स ग्रिड क्या बन जाती है, कैसी दिखती है, और पर्पस भी यही था। तो आई सपोज सो गुड, ओके, सी यू सम अदर टाइम, थैंक यू, बाय।